चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली एक बेटी जो दुबई में रहती है, लेकिन उसे दुबई में मौत की सजा सुनाई गई है और वजह यह है कि उस पर आरोप लगा है कि 4 महीने की बच्चे की उसने हत्या कर दी है। हालांकि परिवार वालों का यह कहना है कि ये सिर्फ साजिश के तहत किया गया है, यानी कि साजिश के तहत बेटी को फंसाया गया है। ऐसे में दुखी परिवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। ऐसे में सवाल ये, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की बेटी को बचा पाएंगे? पूरा मामला क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। यूपी के बांदा की रहने वाली एक बेटी शहजादी दुबई में एक बड़ी कानूनी मुसीबत में फंस गई है। दुबई के कानून के मुताबिक उन्हें इस महीने की 21 तारीख को मौत की सजा मिलने वाली है, लेकिन यूपी की इस शहजादी को दुबई की एक कोर्ट ने फांसी की सजा क्यों सुनाई, ये भी अपने आप में अजीबोगरीब मामला है। लेकिन फिलहाल अब शहजादी और उसके परिवार की इकलौती उम्मीद है पीएम मोदी, और उसी उम्मीद को लेकर अब शहजादी का परिवार यूपी के सीएम योगी और पीएम मोदी से रहम की फरियाद कर रहा है। सबकी बेटी को बचाइए, बेकसूर अगर गुनहगार होती है कभी परेशान रहती है, बेकसूर उसको फंसाएगी। दरअसल शहजादी को दुबई में एक बच्चे के कत्ल के आरोप में दुबई के कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। उसके घर वालों के मुताबिक उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। शहजादी के घर वालों की माने तो शहजादी शब्बीर खान दुबई में एक बच्चे की देखभाल करने वाली आया के तौर पर नौकरी कर रही थी, लेकिन उसी दौरान बच्चे की तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई, जिसे लेकर बच्चे के माता पिता ने कुछ दिनों बाद शहजादी को ही इस मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए दुबई की कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया, जहां कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई है। कि अगर ऐसी स्थिति है तो तत्काल ऐसे मामलों में जांच होनी चाहिए। अगर आबू धाबी किसी अपराधी के द्वारा, बदनीति के द्वारा, मानव दुर्व्यवहार के द्वारा भेजी गई है लड़की, तो कम से कम उसके साथ न्याय हो जाना चाहिए। वो अगर ऐसे षड्यंत्र के द्वारा वहाँ भेजी गई है, वहाँ वो बेचारी फंस गई, सही फंसी या गलती अदालत का काम है, नो कमेंट, तो उसमें न्याय होना चाहिए। असल में इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब जिंदगी में कुछ कर गुजरने की चाहत दिल में संजोए शहजादी का संपर्क एक फेसबुक दोस्त उज्जैर से हुआ। आरोप है कि उज्जैर ने पहले उसके साथ दोस्ती की, फिर उसे दुबई में अच्छी नौकरी दिलाने का झांसा दिया, जिसके बाद अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बनने की ख्वाहिश लिए शहजादी ने उस पर भरोसा करने की भूल कर दी। आरोप है कि उज्जैर ने शहजादी को दुबई में बेच दिया और मुसीबत के उस दलदल में झोंक दिया, जहां अब वो मौत से बस कुछ कदम दूर है। कि सरकार जो भी इसमें कर सकती है, सरकार सारे तथ्यों का संज्ञान लेगी और जो भी इसमें भूमिका सरकार के द्वारा की जा सकती है वो विदेश मंत्रालय के थ्रू जरूर की जाएगी। भारत के हर नागरिक की जान बचाना ये भारत का दायित्व है। भारत अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वो जरूर उठाएगा। सरकार को निश्चित रूप से उसकी सहायता करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को आगे बढ़कर आना चाहिए और देखना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय ना हो। अगर कोई बाहर है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस देश के जो सरकार है कहीं ना कहीं उसके कंधों पे है। इस मामले में सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि एक अनजान देश में फंसी होने के चलते न तो दुबई की कोर्ट में उसकी ठीक ठाक से पैरवी हुई और न ही उसे बचाव का कोई मौका दिया गया। शहजादी के खिलाफ साजिश इतनी मजबूत हुई कि वहां की अदालत ने उसे फांसी की सजा सुना दी है। अब शहजादी के पास एक ही उम्मीद बची है और वो उम्मीद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसके लिए शहजादी के माँ बाप पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं और अपनी बिटिया की सुरक्षित वतन वापसी की मांग कर रहे हैं। मोदी जी से हम ये मांग चाहते हैं कि देश की बेटी, मोदी की बेटी है, आप सबकी बेटी है, बेटी को बचाइए, बेटी बेटा हम सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती मोदी जी। दुबई में फंसी यूपी की शहजादी बेकसूर होने के बावजूद
एक ऐसे जाल में फंस गई है जहां उसकी जान पर बनाई है। ऐसे में देखने वाली बात तो ये होगी कि पीएम मोदी यूपी की बिटिया को बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो शहजादी और उसके परिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आस है और यही वजह है कि मदद की गुहार लगाई गई है। लेकिन देखना यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहजादी की मदद कैसे करते हैं। और आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे 2 मिनट में देश और दुनिया की तमाम अहम खबरें। रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा और कहा कि रूस के हमले में मध्य यूक्रेन में कम से कम 47 लोग मारे गए हैं और 200 से ज्यादा घायल हुए हैं। जेलेंस्की ने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि हमला पोल्टावा क्षेत्र में हुआ है। यूक्रेन के पावर स्टेशन पर रूस का हमला, बमबारी के बाद लगी आग, आसपास के इलाकों में बिजली सप्लाई ठप है। पाकिस्तान की शहबाज सरकार का बेतुका फरमान, सरकारी कर्मचारी को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर लगाई गई रोक। पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारी अब बिना सरकारी इजाजत के सोशल मीडिया का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि मक्का में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है और मक्का में और लगातार वहां घरों में भी पानी घुस रहा है। पानी में पूरा शहर डूबा हुआ नजर आ रहा है। सऊदी के जिद्दाह शहर में भी बाढ़ ने तबाही मचाई, स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अमेरिका के टेक्सास में बारिश के कारण बाढ़ आ गई। 5 इंच से ज्यादा बारिश के बाद भारी बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। रूस में बड़ा हादसा हुआ, एक इमारत की छत में आग लग गई। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। फ्रांस के सेंट ओमर में एक और चर्च में आग लग गई। फ्रांस के ऐतिहासिक चर्च का साल 1859 में हुआ था निर्माण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे जातिगत जनगणना की। लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस और बीजेपी को जातिगत जनगणना को लेकर चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी से कान पकड़वाकर, दंड बैठक करवाकर जातिगत जनगणना कराएंगे। बिल्कुल, देखिए लालू यादव का जो ये बयान सामने आया है वो संघ के उस बयान के बाद आया है जिसमें संघ की तरफ से ये कहा गया था कि समाज की शांति बनाए रखने के लिए, उनकी अखंडता बनाए रखने के लिए राजनीतिक फायदा यानी कि जाति जनगणना का जो है राजनीतिक फायदा है, इसे नहीं उठाना चाहिए क्योंकि इससे माहौल जो है वो खराब हो सकता है। देश में जातिगत जनगणना को लेकर सियासी माहौल गर्म है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों को लगने लगा है कि उनका बेड़ा पार जातीय जनगणना ही कराएगी। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा राजनीति जातीय जनगणना पर हो रही है। मोदी सरकार और बीजेपी विपक्ष के जातीय जनगणना वाले दाव की काट खोज रही है। इस बीच संघ यानी आरएसएस ने भी जातीय जनगणना पर बड़ा बयान दे दिया है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने जैसे ही ये बयान दिया, विपक्ष को अपनी राजनीति पर खतरा मंडराता दिखने लगा। हालांकि संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने ये बयान किसी राजनीतिक मकसद के लिए नहीं दिया था। उन्होंने सिर्फ राजनीतिक दलों को जातीय जनगणना को राजनीतिक हथियार बनाने से परहेज करने की नसीहत दी थी। लेकिन विपक्ष को जैसे ही ये लहराता हुआ मुद्दा छीनने का आभास हुआ, विपक्षी खेमे में घबराहट फैल गई। इंडी गठबंधन के नेता विस्फोटक बयान देने लगे। सिंगापुर से लौटे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव तो इतने बेचैन हो गए कि उन्होंने आरएसएस के प्रचार प्रमुख के बयान पर बीजेपी को ही घेरना शुरू कर दिया और कहा कि वो सरकार को इतना मजबूर कर देंगे कि उन्हें जातीय जनगणना तो करानी ही पड़ेगी। लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, इन आरएसएस बीजेपी वालों का कान पकड़कर दंड बैठक कराकर इनसे जातीय जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। इनको इतना मजबूर कर देंगे कि इन्हें जातीय जनगणना कराना ही पड़ेगा। दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब को एकता दिखाने का समय अब आ चुका है। जाहिर है लालू प्रसाद यादव फ्रंट फुट पर खेलेंगे तो बीजेपी कैसे चुप बैठ सकती है। लिहाजा लालू यादव ने जैसे ही जाति की राजनीति पर जहर उगला,
बिहार बीजेपी के नेताओं ने अपनी पूरी भड़ास उन पर निकाल दी। लालू यादव बिहार के लिए अभिशाप है और बिहारी शब्द को कलंकित करने में श्रीमान लालू प्रसाद यादव मरने के दिन मरने के कगार पर आ चुके हैं अंतिम चौथे पीरियड में, और फिर भी आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। लालू यादव ने जातीय जनगणना पर सरकार को टारगेट किया तो पीछे पीछे उनके नक्शे कदम पर चलते हुए तेजस्वी यादव भी सामने आ गए। तेजस्वी ने जातीय जनगणना को भारतीय राजनीति में तुरूप का पत्ता साबित करने का इशारा करते हुए कहा कि आज कोई दल खुलकर ये नहीं कह सकता है कि देश में जातीय जनगणना न हो। जब तक आप देखिएगा ये लोग बड़ी चतुराई से जो है आरक्षण को ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे एकल पद वाला मामला हो, लेटरल एंट्री वाला मामला हो या क्रीमी लेयर का SC/ST का बात हो, लगातार इस तरह की बातें आ रही है तो जाहिर होता है ना कि भाई ये लोग पूरी तरीके से RSS BJP के लोग जो हैं आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग कास्ट सेंसस विरोधी लोग हैं, ये लोग गैर बराबरी जो समाज में है उसको मिटाना नहीं चाहते हैं। RSS ने कहा कि जातीय जनगणना संवेदनशील मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो विपक्ष को रास नहीं आया। लालू यादव विश्वमन करने लगे तो ऐसे में चुप बैठना बीजेपी को भी गवारा नहीं हुआ। मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा, सारे नेता एक एक कर अपनी राय रखने लगे। इसी कड़ी में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद यादव को घेरा और उन पर निशाना साधते हुए कहा कि लालू गुंडों की बोली बोल रहे हैं और उनकी कोई राजनीतिक हैसियत नहीं है। लालू यादव जी गुंडा के बोली बोल रहे हैं। लालू जी ने धमकाने का प्रयास किया है, उनको गलतफहमी है, वो एकदम गलतफहमी निकाल दें, गुंडे की बोली बोलना बंद कर दें। वो धमका नहीं सकते हैं, कान पकड़ने किसी को नहीं कह सकते हैं और उनकी राजनीतिक हैसियत नहीं है। पिछले कई वर्षों से लालू जी चुनाव हार रहे हैं और आगे भी हारते रहेंगे। हालांकि देश की राजनीति में जातीय जनगणना नया मुद्दा नहीं है। जेडीयू इसकी वकालत काफी पहले से करती रही है। चिराग पासवान भी जातीय जनगणना चाहते हैं। वहीं यूपी में राजभर भी जातीय जनगणना पर अड़े हुए हैं, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को बाकी दलों से हथियाना चाहता है, जिसके चलते एनडीए के सहयोगी दलों को भी अपनी सियासी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। और इस मुद्दे पर सभी को अपने मंत्र से सिद्ध करना ही बीजेपी के लिए असल चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात कर लेते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की। देखिए, पाकिस्तान हमेशा किन्हीं न किन्हीं वजहों के लिए सुर्खियों में बना रहता है, फिर चाहे बात चूहों को लेकर करे या फिर बात करें गधे की। गधे भी पाकिस्तान में बहस के लिए एक बड़ा मुद्दा हो जाते हैं। लेकिन इस बीच अब पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अपने सरकारी अधिकारियों जो हैं उनके लिए नया फरमान जारी किया है। नया फरमान क्या है वो आपको बताते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि सरकारी अधिकारी जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते और इसीलिए पाकिस्तान का मजाक अब पूरे विश्व में उड़ाया जा रहा है। क्या है शहबाज की सोच, इसके पीछे दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तानी पीएम का ऑर्डर स्पेशल, सरकारी अफसर चाहिए एंटी सोशल। फेसबुक चलाया तो खैर नहीं, इंस्टा पर नजर आए तो नौकरी नहीं। जी हां, यूं तो पाकिस्तान आए दिन सुर्खियों में रहने के लिए कोई ना कोई गलत तरीका तलाश ही लेता है, लेकिन इस बार पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक ऐसा फरमान जारी किया है जिसे लेकर वहां सरकारी महकमे का अधिकारी ये बोलने को मजबूर हो गए हैं कि पीएम